कहते हैं कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके बदले आपके साथ भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है। हाँ, अभी हाल में यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ था। तो इसमें यूक्रेन में काफ़ी बच्चे बाहर के लिए फँसे जो कि वहाँ पे पढ़ाई के लिए गए हुए थे। लगभग 28 से 30 हज़ार बच्चे वहाँ पे थे। लेकिन ये जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था, इसमें काफ़ी बच्चे इधर-उधर भटक रहे थे, भाग रहे थे क्योंकि उन्हें वहाँ से निकलना था, वो सेफ ज़ोन नहीं था। लेकिन अब वो वहाँ से निकलने के लिए एयरपोर्ट का सहारा नहीं ले सकते थे क्योंकि वहाँ पे रशिया का कब्ज़ा था। लेकिन अब समस्या ये आती है कि वो वहाँ से निकले कि आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी कि उस समय भारत के बच्चे जो थे, भारत के वहाँ पे जो नागरिक फँसे हुए थे, किस तरीके से वो इधर-उधर भाग रहे थे, कुछ बंकरों में जाके छुप गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ से निकलना था। इसी में भारत ने एक ऑपरेशन भी चलाया, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के में उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, आपके पास जो भी नेबरहुड कंट्री है वहाँ पे जाइए, वहाँ से हम आपको निकाल लेंगे। लेकिन उन सभी के लिए समस्या थी कि उनके पास वीज़ा होना चाहिए। अब जो भी यूक्रेन में लोग थे, उनके पास यूक्रेन का वीज़ा था, ना कि उनके पड़ोसी मुल्क का। तो इकलौता देश पोलैंड, उस वक़्त यही पोलैंड इकलौता देश था ऐसा, जिसने भारत के बच्चों को बिना वीज़ा के एंट्री दिया अपने देश में। लेकिन ऐसा उसने क्यों किया? और सिर्फ़ हाँ, एंट्री ही नहीं दिया, उन्होंने दवा दिया, उन्होंने खाना दिया और अच्छे से मेहमान नवाज़ी किया। तो एक सवाल ये उठता है कि पोलैंड ने अपने सारे नियम क्यों तोड़े और मेहमान नवाज़ी क्यों की इतनी? तो मैं बता दूँ कि लगभग 80-84 साल पहले भारत के एक महाराजा हुआ करते थे, महाराजा दिग्विजय सिंह। उन्होंने एक मदद की थी पोलैंड की और उसी का कीमत कहिए चुकाने की कोशिश पोलैंड ने की। और पोलैंड ने कहा भी कि हम उनके उस एहसान का कीमत तो नहीं चुका सकते, लेकिन एक छोटा-सा कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो ये कहानी पूरी क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये हर भारतवासी को पता होना चाहिए। तो चलिए ऐसी कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ विवेक सिंह और एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले 1939 को शुरू होती है। हिटलर की सेना यानी कि जर्मन सेना ने पोलैंड पे एक रोज अचानक हमला किया और ये हमला हवा से भी था, जमीन से भी था, हर जगह तरफ से उन्होंने अटैक किया। और इस अटैक में 1.5 लाख सैनिक को उतारा गया था फील्ड में। हाँ, और आसमान से अटैक करना हो या फिर ज़मीन से, जैसे भी अटैक करना हो सभी को मिलाकर 1.5 लाख की सेना का इस्तेमाल किया गया था पोलैंड पे अटैक करने के लिए। लेकिन समस्या यहाँ पे खत्म नहीं होती। अब पोलैंड जो कि जर्मन सेना से लड़ रहा है, अब इधर उस समय यूएसएसआर भी हुआ करता था। तो उस समय रशिया जो है यूएसएसआर में हुआ करता था, उसका पार्ट था। तब यूएसएसआर को अपने ऊपर खतरा दिखता है रशिया को। कि अभी जर्मन ने वहाँ अटैक किया, कहीं इधर भी ना बढ़ जाए। तो अब ये रशिया यानी कि सोवियत संघ ने उस वक़्त पोलैंड पे अटैक कर दिया। अब एक देश जो कि दोनों तरफ का मार झेल रहा है। एक तो हिटलर की आर्मी यानी कि जर्मन सेना ने अटैक किया, अब इधर रशिया यानी कि सोवियत संघ ने अटैक कर दिया। तो अब एक देश जो कि दोनों तरफ से अटैक झेल रहा है। पहले तो जर्मन उन्होंने अटैक किया और उसके बाद फिर रशिया ने यानी कि उस समय के सोवियत संघ ने उसने भी अटैक कर दिया। अब ये दोनों से लड़ रहा है लेकिन यहाँ के तमाम इस लड़ाई में काफ़ी नुकसान हुआ। वहाँ के जितने भी मतलब पोलैंड के पुरुष थे, वो मारे जा रहे थे। इसमें जान-माल का नुकसान बच्चों को और महिलाओं को कम हुआ, लेकिन महिलाओं को इज़्ज़त का खतरा था। तब कुछ समय जब ये वॉर जब चलते रहता है, अटैक होते रहता है, तब वहाँ के जो तमाम बच्चे और वहाँ की जो तमाम महिलाएँ होती हैं, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, वो अब दूसरे देशों का शरण लेने लगती है। कुछ इधर जाने लगती है, कुछ इधर भागने लगती हैं। तो इसी में से कुछ महिलाएँ, कुछ बच्चे रशिया भागे थे उस समय सोवियत संघ, तो यूएसएसआर की तरफ भाग गए थे। तो अब रशिया ने अपने जगह शरण तो दे दिया, लेकिन समस्या ये थी कि वो इन सभी को मज़दूर बना दिया था। मतलब अपना काम वो निकलवाने लगे थे और मज़दूर के तरह उसे ट्रीट किया जा रहा था। लेकिन उनके पास अब कोई विकल्प भी नहीं था क्योंकि वहाँ पोलैंड में रह अपनी इज़्ज़त लुटवाने से अच्छा है कि कहीं न कहीं जाके शरण ले लें। और वहाँ के जो तमाम बच्चे थे वो भी इधर-उधर भटक रहे थे। तो अब समय आता है 1941। इस समय ब्रिटेन ने पोलैंड का समर्थन किया और ब्रिटेन को एक फ्री कंट्री का दर्जा दिया। मतलब एक फ्री नेशन का दर्जा दिया और कहा कि पोलैंड एक नेशन है, जो आज़ाद नेशन है। और ब्रिटेन ने इसके समर्थक ऐसे किया पोलैंड का। और इधर अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 भी शुरू हो जाता है। तो इसी बीच रशिया में जो बच्चे वो लोग रह रहे थे, अब रशिया कहती है, उन्हें छूट देती है कि आप जाइए, जहाँ जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। आप जिस देश में शरण लेना चाहते हैं रह सकते हैं। और काफ़ी सारे जहाज़ों में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को बैठाकर भेज दिया गया।
उन्हें बहुत सारी जहाज़ में बैठा के छोड़ दिया गया है समुद्र में कि आपको जहाँ जाना है जाइए। जिस कंट्री जाना है, जिस देश जाना है आप जा सकते हैं, हम आपको नहीं रोकेंगे। सब सभी बोटें, सभी जहाज़ें अलग-अलग दिशाओं में चली जाती हैं सभी। तो अब सभी देश अ, तो अब ये जो जहाज़ें थी, वो सभी देश के जो बंदरगाह होती है, उस पे जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं कि आप मुझे शरण दीजिए। लेकिन अफ़सोस कि कोई देश, चाहे वो कोई भी देश हो, कोई शरण नहीं देता, कोई अपने पास नहीं रखता उन्हें। क्योंकि उन्हें जब पता चलता है ये लोग आए हैं कहाँ से, रशिया से आए हैं, जो कि पोलैंड के वासी हैं और ये सब वहाँ पे हो रहा है, तो कोई शरण नहीं देता। उसी में से एक बोट होता है, जिसमें लगभग 1000 बच्चे या उससे कई 1000 से थोड़े ज़्यादा बच्चे उस बोट में सवार होते हैं। उसमें जो भी बच्चे थे वो सभी नाबालिग थे, 2 से 17 साल की उम्र थी उनके बीच। तो अब ये बोट भारत की ओर रुख करता है और ये भारत के मुंबई के एक बंदरगाह पे आके रुक जाता है। अब उस वक़्त हमारे देश में भी ब्रिटिश का राज था, मतलब अंग्रेज़ों का राज था। तो जब ये आता है बोट हमारे यहाँ, तो ब्रिटिश कहते कि नहीं, जब पता चलता है ब्रिटिश यहाँ से आए ये सब मामला है, तो ब्रिटिश आर्मी मना करती है कि नहीं, हम आपको पनाह नहीं देंगे। आप जा सकते हैं अपने लोगों को लेके। लेकिन अब ये आखिरी उम्मीद थी शायद उन लोगों की भारत से कि शायद भारत में हमें पनाह मिल जाए, और ये उम्मीद की किरण वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन उस बोट के जो तमाम ऑफिसर्स थे, वो कहते हैं कि चलो आखिरी एक कोशिश कर लेते हैं। अपील करते हैं क्योंकि उन्हें पता था भारत में कई बार कई जगहों पे राजा राज करते हैं, मतलब राजाओं का चलता है। वहाँ पे राजा रहते हैं भारत में, चलो उनसे अपील करते हैं। तो प्रॉपर एक चीज़ वो कह सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन टाइप हो या फिर संदेश हो, जो भी समय होता है तो वो लिखते हैं। उसमें लिखते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे देश में हालात ऐसे थे और अब हम यहाँ पे अब एक बोट लेके आए हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में बच्चे हैं और इन बच्चे के माँ-बाप कोई नहीं है। ये सभी बच्चे अनाथ हैं और इन सभी की उम्र 2 से 17 साल के बीच की है। तो ये खबर पूरे भारत में फैल जाती है और तमाम राजा होते हुए देखते हैं, इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो उन्हीं में से एक राजा, जो कि गुजरात के राजा थे नौनगर के, राजा दिग्विजय सिंह, उनके दादाजी रणजीत सिंह, और शायद इनके दादाजी के नाम पे ही एक कोई ट्रॉफी शायद क्रिकेट में मिलता है। मुझे उतना आइडिया नहीं है क्रिकेट का, लेकिन शायद कोई मिलता है। तो अब ये चीज़ वो भी पढ़ते हैं, इनके भी जानने में आती है कि एक बोट है मुंबई के बंदरगाह पे, जिस पे हज़ारों बच्चे फँसे हुए हैं। फँसे हुए क्या है, वो अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और इनका ना माँ है, ना बाप है और अब कोई उम्मीद उनके पास नहीं है। तो अब जो दिग्विजय सिंह है, वो अंग्रेज़ों से लड़ते हैं इन लोगों के लिए कि ये आप गलत कर रहे हैं। ये जो अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए वो लड़ते हैं। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, इन्हें हमें शरण देना चाहिए। ये बहुत ही गलत कर रहा है, आपको शरण देना चाहिए। लेकिन बहुत बहसबाजी होती है, लेकिन अब अंग्रेज़ों का भी थोड़ा दिल पिघलता है और वो कहते हैं ठीक है, हम तो नहीं देंगे, लेकिन अगर आपको देना है तो जाइए, आप दे सकते हैं, जो भी करना है आप कर सकते हैं, हम आपको नहीं रोकेंगे। तो अब ये जो राजा दिग्विजय सिंह थे, वो कहते हैं उन बोट पे जो भी ऑफिसर्स होते हैं उन्हें कि ठीक है, आप हमारे यहाँ आके लेके आइए, हम उन्हें शरण देंगे। तो ये बोट रुख करती है और पहुँचती है गुजरात के नौनगर, जो कि शायद जामनगर से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अब ये बोट गुजरात के नौनगर पहुँच जाती है, वहाँ पे बंदरगाह जो भी होगा उस समय वक़्त वक़्त वहाँ पे पहुँचती है। अब राजा दिग्विजय सिंह वो आते हैं, इन सभी बच्चों को स्वागत करते हैं। उस बोट पे जितने बच्चे हैं सभी को पर्सनली वो लेने आते हैं और ये बच्चे को कहते हैं कि देखो, आज से तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो। तुम्हारा माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, सब मैं हूँ। तुम्हारा ख़्याल रखना अब मेरी ज़िम्मेदारी है। और ये राजा दिग्विजय सिंह ये कहते हुए अपने एक गेस्ट हाउस ले जाते हैं। वो गेस्ट हाउस को खुलवाते हैं और प्रॉपर उन्हें रहने के लिए ख़्याल रखा जाता है। और देखिए, इनका दिल बहुत बड़ा था। इतना बड़ा कि वो पर्सनली हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे। अब उनका खाना का ध्यान रखना, उनका पढ़ाने का ध्यान रखना, उनका सेहत जो भी हो, सभी का वो ध्यान पर्सनली रख रहे थे। मॉनिटर पर्सनली कर रहे थे, कोई कमी नहीं होनी चाहिए इन्हें। लेकिन जब थोड़ा समय बीतता है तो एक समस्या आती है। समस्या ये आती है कि पोलैंड के जो बच्चे थे, जो लोग थे, उन्हें बाहर का खाना जो अच्छा नहीं लगता था। उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। पोलैंड में खाना जो बनता है वो थोड़ा कम मसाला, कम तीखा बनता है। लेकिन यहाँ भारत, उन लोगों का ऐसा मानना था, कहना था कि भारत में जो मसाला ज़्यादा यूज़ होता है और भारत की जो मतलब डिश है वो थोड़ी अलग होती है। तो इससे काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है वहाँ के बच्चे को।
तो महाराजा दिग्विजय सिंह का दिल जितना बड़ा था, उन्होंने क्या किया कि स्पेशली पोलैंड से कुछ कुक को मंगवाया उन्होंने कि आइए आप हमारे यहाँ, आपको हम सैलरी देंगे बाकायदा, मतलब जो पेमेंट वो देंगे, और आप आइए यहाँ के लोगों जो कि पोलैंड के ही हैं, उन्हें आप खाना बना के खिलाइए। अब राजा दिग्विजय सिंह सोचते हैं इन्हें पढ़ाने का, स्कूल खोलते हैं। फिर एक समस्या कि अब भारत में हिंदी, इंग्लिश और भी तमाम लैंग्वेजें हैं, लेकिन अब पोलैंड के लोगों को कैसे पढ़ाया जाए उनके लैंग्वेज में? तो अब जो राजा दिग्विजय सिंह थे, वो ये भी करते हैं कि टीचर्स को, जिन्हें पॉलिश आती है, उन्हें बुलाते हैं, और तमाम टीचरों को बुलाने के बाद वो पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब स्कूल चलवा देते हैं। तो ये कुछ कुक को बुलाया है, कुछ टीचर्स को बुलाया गया है, और राजा के द्वारा जो कि खाना भी खिलाएँगे पॉलिश, और पढ़ाने में भी मतलब पॉलिश लैंग्वेज में पढ़ाएँगे, जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और टाइम टू टाइम वो खुद मॉनिटर करते थे कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो सब कुछ सही चलता है और सब चीज़ अच्छे से सेट हो जाता है। वहाँ के आपका कहा जाता है ऐसा भी कि उस वक़्त भारत में एक छोटा-सा इलाका जो कि पूरा पोलैंड बन चुका था। मतलब कि वहाँ पे लोग रहने वाले पोलैंड के, वहाँ पे पोलैंड लोगों को पढ़ाने के लिए पोलिश टीचर, खाना के लिए या पोलैंड के लोग जो शेफ़ जो उन्हें खिलाते हैं, छोटा एक पोलैंड कह सकते हैं, इस टाइप का उस समय बन गया था। अब थोड़ा समय गुज़रता है और सब कुछ ठीक होता है, तो अब राजा फिर वो अपना भेज देते हैं। भेजते क्या, मतलब इस समय सब ठीक हो जाता है, सब बोलते हैं अब हमें जाना है। तो अब राजा खुशी के साथ उन्हें पूरा सम्मान देके उन्हें विदा करते हैं, और यही रीज़न था जिसकी वजह से पोलैंड ने, अभी जो यूक्रेन एंड रशिया का वॉर हुआ, तो पोलैंड ने बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी चीज़ के देखते हुए, उन्होंने भारत के बच्चों को वो अपनी जगह शरण दिया, ना कि सिर्फ शरण दिया बल्कि मेहमान नवाज़ी भी किया। और इस बीच तमाम सरकारें गई, लेकिन एक बात है कि इस महाराजा दिग्विजय सिंह की चीज़ को जो उन्होंने किया, कोई भी सरकार नहीं भूली। और एक बात कि पोलैंड में अभी भी एक ऐसा पार्क है जो कि इनके नाम पे रखा गया है, महाराजा दिग्विजय सिंह के नाम पे रखा गया है। और उस पार्क का नाम मुझे नहीं याद है, मैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन उस पार्क का मीनिंग स्क्वायर ऑफ द गुड महाराजा, ये इस वर्ड का मीनिंग है। और शायद उस पार्क का नाम दोबरेगरा महाराज या कुछ ऐसा ही है, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। देखिए इसका मीनिंग होता है स्क्वायर ऑफ द गुड महाराजा। तो देखिए इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि अगर आप कर्म कीजिए, अच्छा कर्म करते रहिए, आपको फल आज तो कल किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप कोई भी कर्म अच्छा है, वो बड़ा लेवल पे कीजिए। छोटे-छोटे कर्म भी आपको फल दे सकते हैं। तो भाई आज की कहानी यही थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा एक नई कहानी में कल रात 9 बजे।